कोशिश कर रहे हैं कि तवील मुद्दती यानी कि लंबी मियाद का वीज़ा दिया जाए और ये वीज़ा यहाँ कोरिया में उन लोगों को देंगे जो इनके साइड एरिया हैं, वहाँ पर जाकर काम करेंगे। लोगों को वहाँ से वीज़ा मिलता है और जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे उन्हें भी E9 वीज़ा जारी करने का इनका जहन है, लेकिन अभी तक ये हुकूमत ने ये राय दी है कि इस कोटे को मजीद बढ़ाकर 2025 तक इसकी तादाद 2000 तक की जाए। अगर ये ऐसा कर देते हैं इस साल के एंड में या अगले साल में, तो ये यकीनी बात है कि जो मेरिट होगा वो भी लो हो जाएगा, जो इनका पॉइंट सिस्टम है उसमें भी तब्दीली करेंगे और काफ़ी सारे लोगों को ये E7 लेने का मौका भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप अपना देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में आज से 2 हफ्ते पहले एक उठने वाला सवाल के मुतालिक है, जिसमें लोगों में ये शोर बरपा हुआ था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हर बंदे E9 वालों को 2 साल का वीज़ा आगे मिलेगा। पहले दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है कि 31 मार्च 2021 को सियोल दारुल कोरिया के दारुल हुकूमत में कोरिया के गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में 25वीं खारजा पॉलिसी के हवाले से जो इनकी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ खारजा पॉलिसी के लिहाज से कुछ उनके नुकात थे और कुछ उनके मंसूबे पे जिनको उन्होंने निफाज करने का मंसूबा बनाया और उनका फैसला किया। इसमें जो उन्होंने मंसूबा बनाया और जो इनकी खारजा पॉलिसी के मेन खदोखाल थे, उसमें से इस वक्त जो कोरिया में सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त जो कोरिया की टोटल आबादी है वो 5 करोड़ 10 लाख से थोड़ी सी ऊपर है और 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक कोरिया में हिस्ट्री की तारीख में ये सबसे पहली मर्तबा हुआ है कि यहाँ पर 2020 में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद थोड़ी है और मरने वालों की तादाद तो ज़्यादा है। और जो 2020 में बच्चे पैदा हुए थे वो 2,75,815 और जिनकी डेथ हुई थी वो 3,07,764 लोग थे। इस तरह ये इन लोगों का हिसाब लगाया जाए तो जिन कोरियन की उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो पूरी आबादी का 24% हिस्सा बनता है और जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो कोरिया की पूरी आबादी का 16% हिस्सा बनता है। तो कोरोना की वजह से लोगों का कोरिया में ना आना और कोरिया में आबादी की वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ये फैसला किया, क्योंकि आने वाले वक्त में 2030 के बाद कोरिया में ये एक बहुत बड़ा जेल खाजंग मुंजे हो, यानी कि ये बहुत बड़ा मेन सवाल होगा कि अपनी ये आबादी को बढ़ाने के लिए इन्हें क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में इनका मुल्क जिस तरह अब तरक्की कर रहा है आगे भी ये तरक्की करता रहा है। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया के टॉप 37 मुल्क है उसमें कोरिया भी शामिल है और उन 37 टॉप कंट्रीज में से जो कोरिया है ये वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है जो खारजा पॉलिसी के हवाले से थी, इसमें जो कोरिया का वजीर आजम है जिसे ज्योंग सी ग्यान भी कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं, इसी तरह कोरिया में सदारती निज़ाम है और यहाँ वजीर आजम की बजाय सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो इसकी सरबराही में ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, इसके जो मेन खदोखाल थे इस मीटिंग में E9 वर्कर पर सबसे ज़्यादा फोकस था और उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और इसमें ये भी एक बात की गई कि जो लोग कोरिया में स्टूडेंट हैं या जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो जब ये वीज़ा अपना आगे तब्दील करते हैं, जब D2 से D10 में जो जॉब सर्चिंग का वीज़ा होता है या आगे E7 में या F5 में, तो इनका वीज़ा बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा कोरिया में हर मुल्क से लोग यहाँ पर स्टडी के लिहाज से आते हैं और इन्होंने ये फैसला किया है कि उनके लिए आसानी पैदा की जाए, उन्हें यहाँ पर जॉब देने में कुछ आसानी दी जाए ताकि वो लोग यहाँ पर इनलीगल होने से भी बचें और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ कोरिया में रहकर पैसे भी कमाएं और यहाँ हमारे मुल्क की सपोर्ट भी करें। तो इसके लिए इस जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें यह बात का भी इंदिया दिया गया है कि आने वाले वक्त में जैसे E9 लोगों को वहाँ से वीज़ा मिलता है और जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे
उन्हें भी E9 वीज़ा जारी करने का इनका ज़हन है, लेकिन अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं है। ये एक हुकूमत की पॉलिसी है, ना कि इमिग्रेशन की और ना ही नदम्बों की। उन्होंने ये एक राय अपनी इमिग्रेशन के पास, नदम्बों के पास रखी है कि इस तरह किया जाए तो हमारे मुल्क में जो लेबर की कमी है उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और ये अगर उन्हें वीज़ा देते हैं D2 से E9 का देते हैं तो ये इन्हें 2 साल का दे सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा अहम पॉइंट था वो ये था कि जो कोरिया में E9 से जो स्किल्ड वर्कर में जो E74 में जो लोग जाते हैं वो 2020 तक उनका जो कोटा था वो एक साल में 1000 लोग थे। अब 2021 में उनका 1250 या 60 कर दिया गया है। अब उन्होंने हुकूमत ने ये राय दी है कि इस कोटे को मजीद बढ़ाकर 2025 तक इसकी तादाद 2000 तक की जाए। अगर ये ऐसा कर देते हैं इस साल के एंड में या अगले साल में तो ये यकीनी बात है कि जो मेरिट होगा वो भी लो हो जाएगा, जो इनका पॉइंट सिस्टम है उसमें भी तब्दीली करेंगे और काफ़ी सारे लोगों को ये E7 लेने का मौका भी मिलेगा और इसी E7 वीज़े के ऊपर अब अपनी फैमिली बुलाकर यहाँ कोरिया में अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके बाद जो कोरिया में E9 वर्कर हैं, जो अहम बात है इस वीडियो की, वो इस वक्त जो कोरिया के 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जिन्हें ख्वांगयोक सिटी भी कहते हैं, उनमें से सबसे पहले इंचन है, उसके बाद थेगू है, उसके बाद थेजन है, उसके बाद उल्सन है, उसके बाद बुसान है और उसके बाद ख्वांगजुई है। ये 6 जो कोरिया के मेन बड़े सिटी हैं, इन सिटीज में जितने भी फॉरेनर कोरिया में आए हुए हैं उनकी टोटल तादाद में से 66% लोग जो हैं वो इन शहरों में रहते हैं और जो शहर की इंडस्ट्री एरिया वहाँ पर काम करते हैं। क्योंगिदो को शामिल कर लें, इंचन को शामिल कर लें और सुसोल को शामिल कर लें तो इसकी टोटल आबादी कोरिया की आधी आबादी से भी ज़्यादा फ़कत इसी एरिया में रहती है। तो इसके लिए उन्होंने जो इनके साथ जो साइड वाली जगह है वहाँ पर लोगों की आबादी भी कम है, तो इसके लिए उन्होंने ये एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तवील मुद्दती यानी कि लंबी मियाद का वीज़ा दिया जाए और ये वीज़ा यहाँ कोरिया में उन लोगों को देंगे जो इनके साइड एरिया हैं वहाँ पर जाकर काम करेंगे। कोरोना की वजह से जैसे जैसे हालात ख़राब हुए हैं, इन्होंने सबसे 2020 से पहले इन्होंने 50-50 दिन का वीज़ा दिया था जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हुआ था। फिर उन्होंने जो इसी मार्च से इन्होंने इसी पॉलिसी का ऐलान किया कि उस वर्कर को जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है और कोरिया में सीजनल वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें वो एक महीने से लेकर 1 साल 1 महीने का वीज़ा देंगे और काफ़ी सारे लोग इसमें अप्लाई कर भी रहे हैं। इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अब ये जो E9 वर्कर हैं जो यहाँ पर इस वक्त कोरिया में हैं, तो इन लोगों को हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनकी जो बातचीत है ये इमिग्रेशन के साथ जारी है। इमिग्रेशन के साथ जब इन्होंने बात की तो इमिग्रेशन ने आगे से ये बताया, क्योंकि 2019 के एंड में कोरिया का जो पहले रूल था कि अगर आप यहाँ कोरिया में 5 साल लीगल रहते हैं तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 2019 से रूल ख़त्म हो गया है। तो आगे इन्होंने कि आप किसी के पास E9 है या E7 है या F27 है और अगर आपकी साबितों का प्रोग्राम किया हुआ है और आपकी GNI डबल है तो आप डायरेक्ट F5 के लिए भी जा सकते हैं, F2 के लिए भी जा सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के साथ ये बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह करते हैं तो लोग थोड़ी बहुत ये तैयारी कर लेंगे तो हमारे लिए आगे लोगों को यहाँ पर शरीयत देनी पड़ जाएगी, जो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि कोरिया एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसके सारे इदारे भी खुद मुख्तार हैं। ये अब देख लें कि फ़्लाइट का जो सिलसिला रुका हुआ है इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इनको इजाज़त नहीं दे रही, जबकि EPS वाले HRD वाले वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर लोग हैं। तो इदारे मजबूत हैं और आज़ाद हैं, तो जैसे उनको बेहतर लगता है वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर फैसला करते हैं। अब ये 2 या 3 चीज़ें हैं जो मसले ज़ेर गौर हैं, इनके ऊपर आने वाले वक्त में कुछ भी इनकी जो रिज़ल्ट होगा वो सामने आ सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इस वक्त सूरत हाल देखी है उसको मद्देनज़र रख कर इमिग्रेशन से भी अपील की है और जो स्टूडेंट है उनके बारे में भी बात की है और जो E7 का कोटा काम है उसके बारे में बात की है और जो E9 वर्कर यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी आगे वीज़े के बारे में बात की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें
اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل آئیکن کو دباتے ہوئے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.